आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगी अलंकार, क्योंकि अलंकार में पढ़ा चुके हम, लेकिन जो होता है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार का एक और भेद है, क्योंकि अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक है विरोध मूलक अर्थालंकार, एक है विरोध मूलक अर्थालंकार, यानी जो विरोधी शब्द होते हैं, जैसे ठंडी आग, इस तरह से जिसका जो स्वभाव है उससे विपरीत अर्थ वाले, उससे हम क्या कहते हैं, विरोध मूलक कहते हैं। इनके भी ये 4 प्रकार होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला विरोधाभास, दूसरा विभावना, तीसरा असंगति, चौथा व्यतिरेक, पांचवा प्रतीक। देखिए, विरोध मूलक अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला विरोधाभास, दूसरा विभावना, तीसरा असंगति, चौथा व्यतिरेक और पांचवा प्रतीक। विरोधाभास हम किसे कहते हैं? जिस वाक्य में विरोध का आभास हो पर विरोध न हो, यानी ऐसा शब्द लगे कि विरोध हो रहा है लेकिन विरोध नहीं होता है, वैसे वाक्य को हम विरोधाभास कहते हैं। यानी आप लगे कि विरोध हुआ है। जैसे देखिए, प्यासा कुआं, कुआं कैसे प्यासा हो सकता है? उससे हम विरोधाभास में आता है। खोई हुई दिशाएं, झूठा सच, ठंडी आग, जिंदा लाश, इस तरह से जो शब्द है उसको हम क्या कहते हैं? विरोधाभास उसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? जिस वाक्य में विरोध का आभास हो पर विरोध नहीं हो, पर विरोध न हो। जैसे खोई हुई दिशाएं, झूठा सच, जिंदा लाश, ठंडी आग, इस तरह से जब वाक्य है शब्द आए तो उसे हम विरोधाभास कहते हैं। यानी इसमें विरोध, इसमें स्वभाव, आग का स्वभाव क्या है? ठंडी आग, आग का नेचर गर्म है, लेकिन यहाँ पर हम ठंडी आग बोल रहे थे। विरोधाभास, विरोधी शब्द है एक दूसरे को, इसलिए क्या कहते हैं? विरोधाभास से हम कहते हैं। उदासी भरी उमंग, सोना है तो जाग जाओ, इस तरह से बहुत ढेर सारे उदाहरण है जो विरोध करते हैं। यानी विरोध जैसा लगते हैं पर विरोधी होते नहीं है, ऐसे हम विरोधाभास करते हैं। अगला विभावना, जिस
इसके विभान, जहाँ पे बिना कारण के कार्य हो, जिस वाक्य में बिना कारण के कार्य हो, जिस वाक्य में बिना कारण के कार्य हो, उसे या ऐसे भी कहें कि कार्य का कारण, जिस वाक्य में कार्य का कारण अभाव हो, वैसे भी जिस वाक्य में कार्य का यानी काम करने का कारण का अभाव, काम करने का कारण न हो, उसे भी हम क्या कहते हैं? विभावना कहते हैं। यानी जहां बिना काल के, बिना कारण के काम हो, उसे हम विभावना कहते हैं। जैसे देखिए, अगर देखिए जैसे इस तरह से होता है कि मान लिया अगर कोई व्यक्ति रो रहा है किसी की याद में, नायक नायिका की याद में रो रहा है, और कोई आकर बोले कि अभी तो बरसात हुई भी, आई भी नहीं और बारिश शुरू हो गई, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? हम विभावना कहते हैं। सही, बरसात आई भी, देखिए कहा अभी तो वर्षा ऋतु आई भी नहीं, रोते बिलखते हुए नायक को देखकर उसका दोस्त अगर बोलता है कि वर्षा ऋतु आई भी नहीं और बरसात हो गई, ऐसे जब वाक्य है तो और अभी वर्षा ऋतु आई भी नहीं और बाढ़ आ गई। देखिए यहाँ पे कारण का अभाव है। देखिए वर्षा ऋतु आई भी नहीं और बाढ़ आ गई, यहाँ बिना कारण के कार्य हो रहे हैं। देखिए नायक जो रो रहा है, उसका रोने का क्या है? कारण कुछ नहीं है, कारण का अभाव उसमें है, पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं? व्यंग कर रहे हैं, टोन कसते हैं। तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं? हम विभावना कहते हैं। अब आगे असंगति। असंगति मतलब जो संगति न हो, असंगति। असंगति किसे कहते हैं? जो संगत न हो, जिसमें कारण कहीं और कार्य कहीं और हो, यानी भिन्न भिन्न जगह पर कारण हो और कार्य भिन्न जगह पर हो, दोनों अलग अलग जगह पर हो। जैसे कारण यहाँ पे हो रहा है और कार्य कहीं और हो रहा है। इस तरह से देखिए, जिसमें कारण और कार्य कहीं और हो। या कारण भिन्न भिन्न जगहों पर हो और कार्य भिन्न भिन्न अलग अलग जगह पर, अलग अलग कारण है और वहाँ पे कार्य, जैसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम असंगति कहते हैं। असंगति अर्थालंकार कहते हैं। देखिए जैसे देखिए कोई व्यक्ति बोलता है कि बार बार हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है ना? बार बार हिचकी आ रही है, जरूर कोई याद कर रहा है। जैसे बार बार कोई याद कर रहा है।
जब ऐसा वाक्य है तो होता है ना कि हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है, देखिए जीभ कट गया, कोई गाली दे रहा है, इस तरह से ऐसे ऐसे वाक्य जब आए तो हम उससे क्या कहते हैं, असंगति। कि असंगति का मतलब जो संगत न हो, साथ में न हो, अलग हो, उसे पृथक हो, उसे हम असंगति कहते हैं। अ का मतलब न असंगति का मतलब साथ, साथ न हो, यानी जो काम हो रहा है वो कहीं कहीं और हो रहा है और उसका फल कहीं और हो रहा है। तो काम हिचकी आ रही है यहाँ पे और याद कर रहा है कोई और अलग अलग जगह पर है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, असंगति। आप लोग को समझ में आ रहा है। अब पढ़ना है व्यतिरेक। व्यतिरेक, व्यतिरेक क्या है, उपमान की तुलना में उपमेय को ज्यादा मतलब अच्छा साबित करना। उपमान की तुलना में देखिए जब ऐसा वाक्य है जहाँ उपमान की तुलना में उपमेय को ज्यादा अच्छा सा, यानी उपमेय के सामने उपमान को हीन कर दिया जाए। जैसे चांद, मैंने भी एक चांद देखा है, तुम्हें तो दाग है, वो बेदाग है, इस तरह से। देखिए अपनी चांद को बेदाग करता है, चांद में भी खोट निकालता है, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, व्यतिरेक कहते हैं। जहाँ पे हम उपमेय को ज्यादा अच्छा साबित करते हैं उपमान की तुलना में। यानी चंद्रमा से उपमा दी जाती है किसी के चेहरे की, और चंद्रमा में भी दाग जो हम निकाल दे, चंद्रमा को हीन कर दे चेहरे के सामने या किसी की सूरत के सामने, तब उसे हम क्या कहते हैं, व्यतिरेक कहते हैं। जैसे देखिए उपमान की तुलना में उपमेय को, यानी जिससे तुलना की जाए, जिससे जिसकी उपमा दी जाए, उसी को जब हम हीन साबित करते हैं, उसी को हम नीच दिखाते हैं, तब वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा। जैसे देखिए चंद्रमा को, ये चांद, मैंने भी एक चांद देखा है, तुझमें तो दाग है, मैंने बेदाग देखा है। देख लीजिए, नायक कहता है अपनी नायिका के विषय में, क्या कहता है कि तुझमें तो दाग है, तुमसे भी मेरा चांद अच्छा है जो बेदाग है। इस तरह से जब वाक्य है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यतिरेक अलंकार। अब प्रतीप, प्रतीप किसे कहते हैं, उपमान और उपमेय जब उल्टा हो जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रतीप कहते हैं। जैसे जैसे उपमान और उपमेय जब एक हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उसे हम, जैसे देखिए
चंद्रमा मानो सीता के मुख के समान है। चंद्रमा से कहते जैसे इस पे है, जैसे ये चांद, इसमें ये चंद्रमा तुम इतने सुंदर लग रहे हो मानो सीता का मुख इस तरह से। तुम सीता के समान सुंदर लग रहे हो, इस तरह से भी बना सकते हैं। हे चंद्रमा तुम सीता के समान सुंदर दिख रहे हो। सीता में चंद्रमा के समान है, चंद्रमा सीता के समान है, यानी सीता को यहाँ पे उलट दिया गया है, उल्टी कर दिया गया है। उपमान और उपमेय जब उल्टा हो जाए तब उसे हम क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। प्रतीक हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, पहले वाला अलंकार में वही प्रतीक है। बस विरोध मूलक अर्थालंकार का भेद है, इसीलिए हमको यहाँ भी पढ़ाना पड़ा। और हर वीडियो आपको समझ में, ठीक है? अगर समझ में आप लोग को आ रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छा से मैं और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ।